दो सब ग्रुप का यूनियन, कल ये बताया था दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होता है, लेकिन दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप तभी होगा जब H1 कंटेन हो H2 में और H2 कंटेन हो H1 में, तभी ये पॉसिबल है ना। तो लिखो थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमेशा आती है। थ्योरम सो दैट यूनियन ऑफ, लिखो सो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप union of two subgroup is a subgroup of if and only if one is contained in the other, ठीक है। तो कल ये बताया था कि दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होगा जब H1 कंटेन हो, यानी यहाँ पे ये बताया था कि यदि ग्रुप G है और H1 और H2 ग्रुप G के क्या हैं, सब ग्रुप हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो हर हाल में सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन H1 और H2 का यूनियन सब ग्रुप तभी होगा जब H1 सबसेट हो H2 में अथवा H2 सबसेट हो H1 में, यानी H1 कंटेन हो H2 में चाहे H2 कंटेन हो H1 में, तब ये दोनों का यूनियन भी सब ग्रुप होता है। लेकिन हमेशा नहीं होता कि यूनियन सब ग्रुप हो जाएगा, यदि कंडीशन ना लगती हो तो यूनियन सब ग्रुप हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, लेट H1 and H2 are two subgroup of group G such that H1 contain H2 or H2 contain H1, H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में, देन वी हैव टू प्रूव दैट H1 यूनियन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो व्हेन H1 कंटेन H2 देन H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2 एंड H2 इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, तो implies H1 union H2 is a subgroup of group G. Now when H2 contain H1 implies H1 union H2 is equal to H1, जो बड़ा सेट होता है ना, जैसे हाँ H2 सबसेट है, MP सबसेट ऑफ इंडिया, MP क्या है, सबसेट है इंडिया का, तो MP और इंडिया का यूनियन करोगे तो किसके बराबर होगा, इंडिया के बराबर, ठीक है, बड़े सेट के बराबर होगा यूनियन। और यदि MP सबसेट है इंडिया का तो MP और इंडिया का इंटरसेक्शन करेंगे तो MP आएगा, ठीक है। यदि यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट आएगा और इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट आएगा, ठीक है। यानी MP और इंडिया का कॉमन रीजन क्या होगा, MP,
ठीक है। लेकिन यूनियन करेंगे तो क्या होगा, इंडिया। ठीक है, तो वही ना बोल रहा हूँ कि ये क्या है, एमपी सबसेट ऑफ इंडिया। तो एमपी और यूनियन इंडिया इज इक्वल टू इंडिया, जो बड़ा है सेट H1। और H1 सब ग्रुप है, तो ये भी सब ग्रुप हो गया, क्योंकि वही एलिमेंट इसमें भी है। H1 यूनियन H2 में वही एलिमेंट है जो H1 में एलिमेंट है, और H1 सब ग्रुप है तो यूनियन भी सब ग्रुप हो गया। तो क्या लिख दोगे, इम्प्लाइज H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो देखो दोनों कंडीशन में ग्रुप G का सब ग्रुप हो गया यूनियन, चाहे H1 कंटेन हो H2 में, चाहे H2 कंटेन हो H1 में, तो दोनों कंडीशन में यूनियन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन देखो, सफिशिएंट कंडीशन। लेट H1 and H2 are H1 and H2 are two subgroup of group G such that H1 union H2 is also subgroup of group G, subgroup of group G. Then we have to prove that H1 contain H2 or H2 contain H1, H1 कंटेन है H2 में अथवा H2 कंटेन है H1 में। ठीक है, तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं, लेट अस सपोज H1 is not contain H2 and H2 not contain H1। दोनों हम मान लेते कर चलते हैं कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में। ठीक है, देन A belong in H1 तो implies A not belongs to H2। देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखो, देन लिखो, देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग इन H1 तो इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू H2। जब H1 कंटेन नहीं है H2 में तो H1 में एक अवयव का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, ये देयर एग्जिस्ट है ना, देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग इन H1 ऐसा होगा कि वो H1 का तो मेंबर है लेकिन H2 का मेंबर नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर ये लिख लेना, व्हेन H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, तब ऐसा होगा। ठीक है, अब व्हेन
AH2 is not subset of AH1, then there exist B belonging AH2, that implies B does not belongs to AH1. ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया, ये स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, अब देखो A बिलोंगिंग H1 और B बिलोंगिंग H2, तो क्लियरली A बिलोंगिंग H1 और B बिलोंगिंग H2 एंड H1 इज सबसेट ऑफ H1 यूनियन H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1 यूनियन H2। H1 सबसेट होता है H1 यूनियन H2 का भी, H2 सबसेट होता है H1 यूनियन H2 का भी। तो H1 के सभी एलिमेंट यूनियन में भी होंगे और H2 के सभी एलिमेंट यूनियन में होबे करेंगे। तो इसका मतलब A यदि H1 का एलिमेंट है, B H2 का एलिमेंट है, तो A और B दोनों यूनियन में होंगे, A और B दोनों यूनियन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो A इज इक्वल टू है A और B इज इक्वल टू है B, ठीक है, तो A और B का यूनियन निकालोगे तो A B दोनों आएगा कि नहीं। तो यहाँ कह सकते हैं कि A B बिलोंगिंग A यूनियन B, कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि A एलिमेंट है H1 का, B H2 का है, तो A कामा B H1 यूनियन H2 का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इम्प्लाइज A कामा और B बिलोंगिंग H1 यूनियन H2, A कामा B बिलोंगिंग H1 यूनियन H2, A कामा B बिलोंगिंग H1 यूनियन H2। ठीक है, अब देखो, अब ये दिखाना चाहते हैं, कंट्राडिक्शन आज दिखाना हमारा गोल है। तो जब A बिलोंगिंग H1 यूनियन H2, तो H1 यूनियन H2 को क्या माने हैं, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप माने हैं तो ग्रुप में डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा, जिसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो जब ये इसको हम सब ग्रुप मान कर चले हैं, प्रूव है करना कि H1 कंटेन H2, H2 कंटेन H1, इसको तो सब ग्रुप मान कर चले ना हैं, शुरुआत में मान कर चले हैं। ठीक है, तो जब ये सब ग्रुप मान कर चले हैं तो इसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी। तो जब A और B H1 यूनियन H2 के एलिमेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई भी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज, तो क्या लिख दो, A इंटू B बिलोंगिंग H1 यूनियन H2। ठीक है, बिकॉज H2 इज सब, बिकॉज बाई आवर हाइपोथेसिस, यानी बिकॉज ऐसे लिख लो, H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप। सो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, सब ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि नहीं। तो A इंटू बी बिलोंगिंग H1 यूनियन H2, तो जब A इंटू बी का गुणा करो तो 8 एलिमेंट आ जाएगा। तो वह एलिमेंट जब H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है, तो जब वह एलिमेंट या तो H1 में रहा होगा या कि H2 में रहा होगा, तब यूनियन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, A इंटू बी, A इंटू बिलोंगिंग H1 और A इंटू बी बिलोंगिंग H2, A इंटू बी बिलोंगिंग H1 और A इंटू बी बिलोंगिंग H2। ठीक है, तो व्हेन A इंटू बी बिलोंगिंग H1, व्हेन A इंटू बी बिलोंगिंग H1 एंड, आपको पहले से पता है कि A बिलोंगिंग H1 एंड A बिलोंगिंग H1, तो यहाँ पे A बिलोंगिंग H1 तो क्या होगा, A इंटू बी बिलोंगिंग H1 एंड A इनवर्स बिलोंगिंग H1। क्यों, क्योंकि H1 सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे,
G4 इन H1, H1 में G4 प्रॉपर्टी से चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, सब ग्रुप है। तो अब देखो, तो जब ए का इनवर्स H1 का मेंबर है, A इंटू बी भी H1 का मेंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी H1 का मेंबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, A इनवर्स ए बी बिलोंग इन H1, ठीक है। तो A इनवर्स ए बी, A इनवर्स ए के स्थान पे क्या होगा, A इनवर्स ए और B बिलोंग इन H1। तो A इनवर्स है तो ई बी बिलोंग इन H1, ठीक है। तो B बिलोंग इन H1, B बिलोंग इन H1। यहाँ देखो B नॉट बिलोंग्स टू H, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर स्टेटमेंट सेकंड, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर स्टेटमेंट सेकंड, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर स्टेटमेंट सेकंड। यहाँ लिखा ना है B बिलोंग इन H1, यहाँ लिखा है B नॉट बिलोंग्स टू H1। तो ये कथन सेकंड का विरोध आ रहा है। यहाँ B बिलोंग इन H1 आ गया, यहाँ B नॉट बिलोंग्स टू H1 है। विरोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा क्यों है कि H1 कंटेन है H2 में, लेकिन हम मान कर क्या चले हैं कि H1 कंटेन नहीं है H2 में। तो H1 कंटेन नहीं है H2 में, H2 कंटेन नहीं है H1 में, ये मान कर चले हैं, इसकी वजह से गलत परिणाम में पहुँच रहे हैं, विरोधाभास की स्थिति आ रही है, ठीक है। तो विरोधाभास की स्थिति क्या शो करती है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक स्थिति और दिखाते हैं। अभी इसी को न ले, अभी तो क्या लेकर चले थे, यहाँ पे लिखे थे A इंटू बी बिलोंग इन H1 और A इंटू बी बिलोंग इन H2, तब ये वाली स्थिति लेकर चले थे, A इंटू बी बिलोंग इन H1। अब ये वाली स्थिति लेकर चलते हैं, ठीक है। तो व्हेन A इंटू बी बिलोंग इन H2 एंड B बिलोंग इन H2, तो यहाँ पे A इंटू बी बिलोंग इन H2 एंड B इनवर्स बिलोंग इन H2 बाई G4 इन H2, ठीक है। तो A इंटू बी और B इनवर्स बिलोंग इन H2, तो ये क्या होगा, A और B इनवर्स बिलोंग इन H2, तो A और E बिलोंग इन H2, तो A बिलोंग इन H2। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है, A इज नॉट बिलोंग्स टू H2, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर लिखना चाहिए, फॉर स्टेटमेंट सेकंड, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। फर्स्ट में लिखा है कि A नॉट बिलोंग्स टू H2 और यहाँ है A बिलोंग इन H2, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द एरर इन रिजल्ट, एरर इन रिजल्ट, एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, supposition is wrong, hence H1 contain H2, hence H1 contain H2 or H2 contain H1, hence condition is also, hence condition is also sufficient, also sufficient, hence condition is also sufficient, मतलब कंडीशन क्या है, पर्याप्त भी है, hence condition is also sufficient।
लिख लिए। तो ये देख चुके कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन तब सब ग्रुप होगा जब H1 कंटेन हो H2 में अथवा H2 कंटेन हो H1 में। ठीक है। अब देखो किसी ग्रुप G का एक कॉम्प्लेक्स क्या है, H है। तो ये ग्रुप G का कॉम्प्लेक्स फाइनाइट कॉम्प्लेक्स H ग्रुप G का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A इंटू बी बिलोंग इन H। तो A कामा बी बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H। ग्रुप G का H क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप है। फाइनाइट सब ग्रुप मतलब क्या है, इसमें एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि अनगिनत एलिमेंट है। ठीक है। तो H क्या है, ग्रुप G का फाइनाइट कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप G का सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H है। यदि A और B H के मेंबर हैं तो A इंटू बी बिलोंग इन H। ठीक है। तब H क्या होगा, ग्रुप G, वह कॉम्प्लेक्स H ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानकर चलें कि H ग्रुप G का सब ग्रुप है। क्या मानकर चलें, H को ग्रुप G का सब ग्रुप मानकर चलें। जब सब ग्रुप मानकर चलेंगे तो H ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप होगा। और जब स्वयं ग्रुप होगा तो उसमें G की ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। जब सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट होगा। तो A कामा B बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है। यदि हम सब ग्रुप मान लिए तो सब ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो यदि A और B H के मेंबर हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई भी H को बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से तो प्रूफ हो गया। यदि A और B H के दो एलिमेंट हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई भी H को बिलोंग करता है। ठीक है। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब सफिशिएंट में क्या मान कर चलेंगे कि H को मान कर चलो कि ग्रुप G का कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में एक कंडीशन फॉलो हो रही है, एक बिलोंग इन H और B बिलोंग इन H। तो A इंटू बी बिलोंग इन H, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से इस कॉम्प्लेक्स H को सब ग्रुप दिखाना है। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि इसमें H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। ठीक है। तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, G1 दिखाना पड़ेगा, G2 दिखाना पड़ेगा, G3 दिखाना पड़ेगा, G4 दिखाना पड़ेगा। तो G1 तो कंडीशन में दी गई है, A बिलोंग इन H, B बिलोंग इन H, तो A इंटू बी बिलोंग इन H। अब दिखाना क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी होगा, यानी A और B और C बिलोंग इन H और H सबसेट है G का। तो A B C क्या रहे होंगे, G में भी रहे होंगे। और G ग्रुप है तो जब A B C G में थे तो क्या करते थे, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे। तो H में आ गए तो भूल थोड़ी जाएंगे। ABC जब गांधी स्कूल में तो डांस करते थे, वे चले गए जो सना में तो वे भी डांस करना करते ही रहेंगे, वे भूल नहीं जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ABC यदि H का मेंबर है तो H सबसेट है G का। तो ABC किसका है, ABC यदि MP के आदमी है तो MP सबसेट ऑफ इंडिया, तो ABC इंडिया के आदमी कहलाएंगे। ठीक है। MP में ABC जब थे तो क्या कर रहे थे, डांस करते थे। तो चले जाएंगे इंडिया में भी तो आप डांस करना भूल थोड़ी जाएंगे। ठीक है। इसलिए ABC क्या करेंगे, जब इंडिया में पहुंच जाएंगे तब भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। इसका मतलब है G2 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने के लिए क्या करोगे कि जब A और B बिलोंग इन A कामा B बिलोंग इन H है तो A इंटू बी बिलोंग इन H, ये कंडीशन दी गई है। तो हम A और A बिलोंग इन H ले लेंगे तो A इंटू A बिलोंग इन H होगा, यानी A स्क्वायर बिलोंग इन H हो गया। ठीक है। अब देखो A स्क्वायर बिलोंग इन H और A बिलोंग इन H, तो दी गई कंडीशन से क्या होगा, A स्क्वायर गुणे A बिलोंग इन H, दोनों का गुणनफल भी H को बिलोंग करेगा। तो A क्यूब भी बिलोंग इन H। अब A क्यूब बिलोंग इन H और A बिलोंग इन H, तो दोनों का गुणनफल A क्यूब इंटू A बिलोंग इन H, यानी A की पावर 4 बिलोंग इन H। ऐसे चलता रहेगा। तो इस प्रकार H के बारे में आपको पता है कि फाइनाइट है। तो जब H फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि A की पावर 4, A की पावर 7, A की पावर 9, A की पावर 8, A की पावर 1000, A की पावर 2000, इन सब की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है। यदि सब की वैल्यू अलग अलग आएगी, A की पावर 1 की वैल्यू अलग, A की पावर 2 की वैल्यू अलग, A की पावर 3 की वैल्यू अलग, A की पावर 51 की वैल्यू अलग, A की पावर 97 की वैल्यू अलग, यदि सब की वैल्यू अलग आएगी, A की हर एक इंटीग्रल पावर की वैल्यू यदि अलग आएगी तो H में इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे।
एच में क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। फॉर एग्जांपल यदि एच में एलिमेंट हैं, क्या एच में एलिमेंट है 1 और -1, ठीक है, तो एच के एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 लिख दिए, -1 की पावर 2। अब -1 की पावर 1 करने से तो -1 ही आएगा, -1 की पावर 2 करने से 1, तो एच के सब एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि 2 एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है, गिनती में एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है। अब यदि मान लो हम -1 की पावर 3 कर देंगे, तो -1 की पावर 3 करने से -1 आए, तो वही एलिमेंट नहीं आ गया। तो इसका मतलब -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 की पावर 1 के बराबर है। फिर -1 की पावर 5 कर देंगे तो इसकी वैल्यू -1 की पावर 3 के बराबर है। -1 की पावर 7 की वैल्यू -1 की पावर 5 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर, ये आपको कन्फर्म पता है कि ए क्यूब भी एच का मेंबर है, ए की पावर 4 भी एच का मेंबर है, ए की पावर आर भी एच का मेंबर है, ए की पावर एस भी एच का मेंबर है। तो कोई भी एच है फाइनाइट, एच क्या है, फाइनाइट। और यदि ए की हर एक इंटीग्रल पावर की वैल्यू अलग अलग होगी तो एच में एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कहाँ रह जाएगा एच। इसका मतलब ए की कोई 2 इंटीग्रल पावर अवश्य समान होगी। मान लेते हैं कि ए की पावर आर ए की पावर एस के बराबर है, जैसे यहाँ ए की पावर 3 ए की पावर 5 के बराबर है, तो ए की पावर 5 बड़ा है, ए की पावर 3 छोटा है, तो ए की पावर आर हम मान लेते हैं कि बड़ा है एस से, तो ए की पावर आर बराबर ए की पावर एस है, तो ए की पावर आर और ए की पावर -s कर दो दोनों साइड में, ए की पावर एस ए की पावर -s, तो ए की पावर आर -s यहाँ क्या होगा, ए की पावर एस अपान ए की पावर एस कट गया, तो क्या आ गया, ए की पावर आर -s इज इक्वल टू 1, तो ए की पावर आर -s इज इक्वल टू ई आ गया। ठीक है, तो ए की पावर आर -s इज इक्वल टू ई। अब ये जानते हो कि आर भी इंटीजर है, एस भी इंटीजर है, 2 इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर। अब आर बड़ा है छोटा एस से, तो कोई बड़ा पूर्णांक में से छोटा पूर्णांक निकालोगे तो हमेशा उसका मान धनात्मक रहेगा, तो कोई धनात्मक पूर्णांक आएगा। मान लो हम आर का मान 5 रख लेते हैं और एस का मान क्या रख दिया 3, तो 5 से 3 निकालो तो 2 आया। ये हम दिखा ही चुके हैं कि ए की हर एक इंटीग्रल पावर एच का मेंबर है, ए की पावर 1 भी एच का मेंबर है, ए की पावर 2 भी एच का मेंबर है, ए की पावर 3 भी एच का मेंबर है, ए की पावर 4 भी एच का मेंबर है। तो ए की पावर क्या होगा, आर -s भी एच का मेंबर होगा कि नहीं होगा। और जब ए की पावर आर माइनस है, ए की पावर आर -s का मेंबर हो गया, तो ए की पावर आर -s किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ई बिलोंगिंग एच। इससे ये साबित हो गया कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एच में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो एच में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब यदि यहाँ पे जानते हो कि आर -s का डिफरेंस है, आर और एस तो इंटीजर हैं, तो आर -s का मान क्या होगा, आर -s का मान या तो 1 होगा अथवा 1 से बड़ा होगा, 1 होगा अथवा 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर -s -1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ये 0 से बड़ी कोई इंटीजर नंबर होगी। ठीक है, और जब इंटीजर नंबर होगी तो ये भी एक इंटीजर नंबर होगा, तो ए की पावर आर -s -1 बिलोंगिंग एच होगा, तो ए की पावर आर -s ए की पावर -1 बिलोंगिंग एच होगा। ए की पावर आर -s की वैल्यू ई के बराबर है, तो ई और ए इनवर्स बिलोंगिंग एच होगा, तो ए इनवर्स बिलोंगिंग एच हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एच में G4 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। इस प्रकार हम ये दिखाए कि यदि एच ग्रुप जी का फाइनाइट सबसेट है या फाइनाइट कॉम्प्लेक्स है, तो वह सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंगिंग एच, तो ए इंटू बी बिलोंगिंग एच। तो एक बार हम क्या मान कर चले कि एच को सब ग्रुप मान कर चले, तो ये दिखाए कि वह क्या है, एच को सब ग्रुप मान कर चले तो ये दिखाया कि वो कंडीशन फॉलो हो रही है, ए बी बिलोंगिंग एच, ए इंटू बी बिलोंगिंग एच, हिंस कंडीशन इज नेसेसरी। फिर हम कंडीशन मान कर चले कि एच एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें यदि एच के 2 एलिमेंट लिए जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई एच को बिलोंग करता है, और एच एक फाइनाइट सबसेट है। क्या है, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स है ग्रुप जी का। तो आपको ये प्रूव करना पड़ा कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है दी गई कंडीशन की मदद से। तो दी गई कंडीशन की मदद से हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि एच में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसलिए एच क्या हो गया, ग्रुप जी का सब ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार जब हम एच को कॉम्प्लेक्स मान कर चले और कॉम्प्लेक्स में एक कंडीशन होल्ड हो रही है, उस कंडीशन को लेकर चले, तो उस कंडीशन की मदद से ये दिखाने में कामयाब हो गए कि उसमें एच ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसलिए एच ग्रुप में डिफाइंड बन लिया ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बन गया। ऐसी कंडीशन में एच ग्रुप जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। हेंस कंडीशन ये आल्सो सफिशिएंट। तो प्रूफ हो गया, लिखवाएंगे कल जाओ, नहीं तो वहाँ फिर डांट खाओगे। है तो कहीं डांट खाने
बोल देना कि ऑटो से आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो सर बोल चुके नहीं ये बोलना कि ऑटो से आते हैं